हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट किया था सेल डिवीजन के बारे में और सेल साइकिल के बारे में, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसमें हमने माइटोसिस के बारे में यानी समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा था। समसूत्री विभाजन में हमने पढ़ा था कि समसूत्री या माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो सेल जो बनती हैं, डॉटर सेल जिन्हें हम कहते हैं, पुत्री कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो अपनी मदर सेल या मातृ कोशिका के समान होती है। क्लियर है बात। यानी जितने क्रोमोसोम मदर सेल में या मातृ कोशिका में होंगे उतने ही क्रोमोसोम पुत्री कोशिकाओं में या डॉटर सेल के अंदर भी पाए जाएंगे। वहां पर हमने 4 फेजेस के बारे में पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि इनमें कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल जब डिवीजन करती है तो वो 2 अवस्थाओं से, 2 फेजेस से होकर के गुजरती है। एक का नाम है इंटरफेज, दूसरी का नाम है एम फेज, जिसे हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। और अगर मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो उसे हम मियोटिक फेज या माइटोटिक फेज भी कहते हैं। क्लियर। इंटरफेज में हमने G1, S और G2 फेज के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बात की थी कि इन तीनों अवस्थाओं के अंदर, इंटरफेज के अंदर, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए, विभाजन के लिए तैयार करती है। जिन चीजों की कमी है उन चीजों को अपने पास अवेलेबल करती है। ऑलराइट, आज हम बात करने जा रहे हैं मियोसिस का डिवीजन का दूसरा प्रकार, जिसे हम मियोसिस बोलते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन ये टॉपिक भी बेसिकली माइटोटिक या समसूत्री विभाजन जो हमने पढ़ा उसके जैसा ही है, सिर्फ इसके अंदर कुछ विभिन्नताएं हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हमें समझना होगा। जब हमने ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय हमने एक बात की थी, शायद आपको याद होगी। हमने कहा था कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है। जैसे हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के जो सेल हैं उन सेल के अंदर जो डिवीजन होता है वो डिवीजन कौन सा होता है? समसूत्री या माइटोसिस होता है ना। लेकिन हमारे शरीर के जो गैमेट्स हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक आपने नाम सुना होगा, मेल गैमेट्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक जिसे हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं और जिसको हम अंडे के नाम से, एक सेल के नाम से जानते हैं। और बेसिकली फ्रेंड्स याद रखिएगा, चाहे वो स्पर्म हो या अंडा हो, ये दोनों अपने आप में एक सेल हैं। ये क्या है? सेल है। लेकिन हमारे शरीर की ये 2 ऐसी सेल हैं जो नॉर्मल सेल से थोड़ी अलग होती है। नॉर्मल सेल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई हमारे बॉडी की नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल में हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग इनकी नंबर होती है, इनकी संख्या होती है। क्लियर। जैसे हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर की जितनी सेल हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है। और ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 जोड़ों में होते हैं, यानी पेयर में होते हैं। एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम, तो 23 जोड़ों में कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम। ऑलराइट, चलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। हमने कहा कि 23 जोड़े हैं यानी 23 पेयर हैं, है ना। इन 23 पेयर में से जो 22 जोड़े हैं, 22 पेयर हैं, उन 22 पेयर या 22 जोड़े क्रोमोसोम को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। याद रखिएगा, अभी हम इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि ऐसे क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर में, है ना, क्या हो, एक दूसरे के समान हो, या यूं कहें कि जिनकी आकृतियां एक दूसरे से मिलती हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई क्रोमोसोम का जोड़ा है। ये एक क्या है दोस्तों? जोड़ा, जिसमें आपको 2 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलोगस बोले तो समजात हैं। यहां पर हमने कलर अलग अलग इसलिए बनाया है ताकि समझने में आसानी हो, बाकी ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये 2 क्रोमोसोम का जोड़ा है जो एक दूसरे के समान है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? होमोलोगस या समजात गुणसूत्र। और आप सब जानते हैं कि समजात गुणसूत्र या जो भी क्रोमोसोम हैं वो किसके बने होते हैं?
डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए किसका बना होता है? क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेटवर्क का बना होता है। क्लियर है बात? और इसी डीएनए पर जिससे क्रोमोसोम बनते हैं, इस डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन्स। जीन्स बेसिकली क्या है? जीन्स ये यूं समझ लीजिए कि इस क्रोमोसोम पर पाई जाने वाली छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं। ये बार कोड हैं। जैसे हम बार कोड का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी फर्म का, किसी संस्था का, किसी स्कूल का, तो उसी तरीके से जीन्स जो है वो किसी इंफॉर्मेशन का एक बार कोड होती है ना। जैसे इंफॉर्मेशन, हाइट की इंफॉर्मेशन, कलर की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन, आंखों के कलर की इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन की अलग अलग बार कोड होती है, जो कहां पाई जाती है? क्रोमोसोम पर पाई जाती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम बात करें कि यहां पर ये कोई मैंने जो डॉट बनाया है ब्लैक कलर में, ये डॉट कोई जीन है ना। और इस जीन के पास कलर की इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन? कि ये जीन जब अगली पीढ़ी में जाएगा तो कलर कौन सा होगा, ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये तय करेगा, है ना। जैसे आंखों का कलर ब्लैक होना है, आंखों का कलर क्या होना है? डार्क ब्लैक होना है। तो अगली संतति में जब ये जीन जाएगी तो आंखों के कलर को क्या करेगी? डार्क ब्लैक करवाएगी, है ना। तो अगर हम इन दोनों क्रोमोसोम को समजात गुणसूत्र कह रहे हैं, तो समजात गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम पर अगर ये जीन ब्लैक कलर को रिस्पॉन्सिबल या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसी ही जीन यहां पर भी होनी चाहिए। यानी इस क्रोमोसोम की जो ये क्रोमेटिड्स है, इस क्रोमेटिड पर भी ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करने वाली जीन होनी चाहिए। तब हम इन दोनों को क्या कहेंगे? समजात गुणसूत्र कहेंगे। हम बना देते हैं यहां पर भी एक जीन। जैसे ये मैंने ब्लैक कलर के अंदर यहां पर भी एक जीन बना दी। अब एक जीन इस पर है, एक जीन इस पर है। ये दोनों जीन ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों समजात या होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट, हाँ, ये अलग बात है कि ये जीन और ये जीन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट कैसे? कि भाई ये जीन जो है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है। प्रभावी का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों क्रोमोसोम अगली पीढ़ी के अंदर जाएंगे, जब ये दोनों क्रोमोसोम अगली पीढ़ी के अंदर, है ना। और याद रखिएगा समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में साथ साथ ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है बात? तो जब इन दोनों में से, है ना, ये दोनों में से जब ये गैमेट्स बनकर के अलग अलग सेल के अंदर ट्रांसफर होंगे, तो किसी के अंदर प्रभावी जीन, किसी के अंदर अप्रभावी जीन। ये अप्रभावी हो सकती है, ये प्रभावी हो सकती है, या ये प्रभावी हो सकती है, या ये अप्रभावी हो सकती है। क्लियर है बात? तो ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ चुकी होगी। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो हैं वो समजात गुणसूत्र हैं, जो एक दूसरे के समान हैं, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा जो है, एक पेयर, एक जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र, जो हमारे लिंग को, हमारे सेक्स को डिटरमाइनेशन करने का काम करता है कि बनने वाला बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। क्लियर? तो इस तरीके से टोटल कितने जोड़े हो गए? 23 जोड़े, है ना। और 23 जोड़े यानी टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए। क्लियर है बात? तो इतनी बात समझ लेने के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखें, सेल डिवीजन का ये पार्ट नंबर 3 है। हम पढ़ रहे हैं मियोसिस के बारे में, यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। आपको याद होगा कि समसूत्री विभाजन में हमने 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। वही बातें यहां पर हमने और करनी है, बस थोड़ा सा हमें इसे फैलाकर बात करनी होगी, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं। तो मियोसिस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड, है ना। बहुत इजी वे के अंदर हम इसको समझ लेंगे, आपको किसी तरह की कोई उलझन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है बात? बस थोड़ा सा फोकस करते चलिए। तो 2 प्रकार का, मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की, बिकॉज मियोसिस सेकेंड जो है ये तो पूरा का पूरा माइटोसिस के जैसा ही है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं है
है ना। तो मियोसिस सेकंड पूरा माइटोसिस ही है। अगर आपको माइटोसिस समझ में आ चुका है तो फिर मियोसिस सेकंड को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की। तो देखें, मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमने पहला पॉइंट लिखा है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देता है, आधा कर देता है। इसीलिए इसको हम हिंदी में अर्धसूत्री भी कहते हैं, अर्धसूत्री। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री, यानी ऐसा विभाजन जो क्रोमोसोम की संख्या को क्या कर दे, आधा कर दे। क्लियर है बात। 46 थे तो 23 कर दे। क्लियर है बात। या यूं कहें कि 46 जिसे हम द्विगुणित कहते हैं, अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 है किसी भी, जैसे हम हमारा एग्जांपल ले रहे हैं, तो 46 अगर क्रोमोसोम है जो जोड़ों के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ऐसी सेल को हम कहेंगे द्विगुणित या डिप्लॉइड सेल। और अगर किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम 46 ना होकर के आधे हो गए, जैसे यहां पर होंगे, तो अब उन बनने वाली पुत्री कोशिकाओं को हम द्विगुणित ना कह करके अगुणित कहेंगे, यानी हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम की संख्या जिसमें क्या हो, आधी हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें आधे हो, ऐसी सेल को हम कहेंगे हैप्लॉइड या अगुणित। और जिनमें क्रोमोसोम की संख्या पूरी हो, या जैसे 46 है, जैसे हमारे अंदर 46 है, तो ऐसी सेल को हम कहेंगे डिप्लॉइड या द्विगुणित। क्लियर है बात। तो मियोसिस फर्स्ट की पहली स्पेशलिटी क्या हो गई कि ये क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देता है, आधा कर देता है। इससे आपको क्या बात समझ में आई कि ये जो होता है, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये डिप्लॉइड सेल को क्या कर देगा, हैप्लॉइड कर देगा, यानी द्विगुणित कोशिका को अगुणित कोशिका में ये क्या कर देगा, बदल देगा। ये इसकी स्पेशलिटी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड, है ना। और ये मियोसिस जो है वो सिर्फ गैमेट्स के अंदर, युग्मकों के अंदर ही देखने को मिलता है, बाकी सेल के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। तो याद रखिएगा एक स्पेशल पॉइंट कि गैमेट्स या युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। उनमें क्रोमोसोम की संख्या अपनी मदर सेल से कितनी होती है, आधी होती है। मदर सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो गैमेट्स के अंदर आते आते कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़े। दूसरी इसकी स्पेशलिटी है क्रॉसिंग ओवर का होना, जीन विनिमय का होना। अभी हम इसको पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। फिलहाल आप नाम याद रखिएगा, है ना। क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस कर जाना, इस तरह से, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ये इस चीज को क्रॉस कर गए, ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए, आर पार चले जाना, है ना। और ओवर का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, है ना, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को क्रॉस कर जाना, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, अब ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई और चढ़ करके एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। क्लियर बात। इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। अभी हम समझेंगे इसको। आगे बढ़िए। तो मियोसिस फर्स्ट की आपने दो स्पेशल वैरायटी देख ली, स्पेशल पॉइंट। अब हम इसकी बात करते हैं फेजेस की। 4 फेजेस हमने पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर। इन चारों को सबसे पहले आपको याद रखना। देखिए यहां पर मैंने लिखा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब चूंकि यहां पर मियोसिस 2 प्रकार का है, फर्स्ट और सेकंड, तो हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर लिख दिया फर्स्ट, 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 फर्स्ट। इन चारों के आगे हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट। इससे यह बात समझ में आ जाती है कि भाई ये जो फर्स्ट लिखा है प्रोफेज के सामने, ये मियोसिस फर्स्ट की पहला जो मियोसिस होगा, पहला जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसकी ये पहली अवस्था है। क्लियर है बात। चलें प्रोफेज फर्स्ट के बारे में देखते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर देखिए यहां पर फिर आपको 5 तरह की फेजेस देखने को मिलेंगी। नाम आपको याद रखते हैं, लैक्टोटीन, साइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में याद रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैंने आगे लिख रखा है, लैक्टोटीन को हम कहते हैं तनुपट, जाइगोटीन को हम कहते हैं युग्मपट, पैकिटीन को हम कहते हैं स्थूलपट और डिप्लोटीन को हम कहते हैं द्विपट और डाइकाइनेसिस को हम कहते हैं पारद्वितीकर्म। और बाकी वही मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, है ना। उसके बाद में आता है मियोसिस सेकंड। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे सारी की सारी फेजेस,
सेल एक फेज से निकल करके दूसरी फेज और अल्टीमेटली फाइनली टीलोफेज में जब आ जाएगी, उसके बाद में स्टार्ट होगा मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड के अंदर वही 4 फेजेस वापस आएंगी, प्रोफेज सेकंड के बाद मेटाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। क्लियर बात? नेक्स्ट, मियोसिस सेकंड की कुछ स्पेशल वेराइटीज। नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। क्रोमोसोम एक बार आधे हो गए, अब बस आधे ही रहेंगे, आधे से आधे होना अब ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? 46 क्रोमोसोम थे, 23 हो गए, अब 23 ही रहेंगे, अब इससे आगे पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, तो क्रोमोसोम के नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा, है ना, जो क्रोमेटिड्स को जोड़ने वाली जो बीच की नोड है, नोड, उस नोड का क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर, जो हमने माइटोसिस में भी देखा था। क्लियर बात? तीसरा पॉइंट, एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने वाला होता है तो यहां पर लिखा है कि 4 सेल बनेंगी, 4 सेल आर फॉर्म्ड, और ये चारों की चारों कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये अगुणित होंगी। क्लियर बात? और फिर उसके बाद में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। आइए इन सब बातों को हम डायग्राम के अंदर देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। देखिए, सबसे पहले आती है प्रोफेज फर्स्ट। याद करिए माइटोसिस की प्रोफेज फर्स्ट, बहुत इजी वे के अंदर हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट को याद रखिए। सबसे पहले वो डायग्राम चक्र याद कीजिए आप। उस चक्र के अंदर हमने सबसे पहले जीवन पढ़ा था। जीवन यहां पर भी वो का वही होगा। सेल अपने आप को तैयार करेगी, अपने सेल ऑर्गेनेल्स को बढ़ाएगी, अपने प्रोटीन को बढ़ाएगी, अपने आरएनए को बढ़ाएगी, अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाकर ओवरऑल सेल अपनी ग्रोथ करेगी। G1 के बाद में सेल आएगी एस फेज में। एस फेज के अंदर सेल सिंथेसिस करेगी, किसकी? डीएनए की। अपने डीएनए को क्या करेगी? डबल करेगी। अपने सेंट्रियोल को क्या करेगी? डबल करेगी। क्लियर? और सेंट्रियोल जो होंगे वो डबल हो जाएंगे। क्लियर? एस फेज के बाद हमने पढ़ा था G2 फेज, जहां पर हमने कहा था कि G2 के अंदर सेल अपनी ओवरऑल चेकिंग करती है, जो भी उसने तैयारी की है। क्लियर? अगर कोई कमी बेशी है तो उसे क्या करती है? पूरा करती है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के जरिए से क्या बनने लग जाती हैं? तंतु, स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाते हैं। यहां तक आते आते सेल अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुकी होती है। अब सेल को माइटोसिस करना है तो माइटोसिस करेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, यानी न्यूक्लियस का क्या हो गया? डिवीजन हो गया। और अगर सेल को माइटोसिस ना करके मियोसिस करना है तो सेल इस फेज की तरफ आ जाएगी। क्लियर बात? यानी प्रोफेज फर्स्ट में आ जाएगी। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये 5 चीजों को कवर करेगी। सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, उसी को हम देखने जा रहे हैं कि G2 के बाद में सेल माइटोसिस ना करके अब क्या कर रही है? मियोसिस कर रही है। क्लियर बात? अगर आपको वो चक्र याद नहीं आ रहा तो आप लेक्चर 1 और 2 को वापस देखिए, आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? तो G2 के बाद में अब सेल मियोसिस करने जा रही है, और मियोसिस की पहली फेज आ रही है प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट बिल्कुल माइटोसिस की प्रोफेज फर्स्ट के जैसी ही है। वहां पर हमने कहा था कि क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंशन हो जाता है, संघनन हो जाता है, और क्रोमेटिन फाइबर्स के संघनन या कंडेंशन की वजह से क्रोमोसोम बनने लगते हैं, मगर हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो अब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर दिखाई दे रही थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, दिखाई देना बंद होने लगती है, यहां से मिटने लगती है। क्लियर? और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो न्यूक्लियोलस भी दिखाई देना बंद हो जाता है। क्लियर? ये भी दिखाई नहीं देता। यहां पर जो गोल्जी बॉडी थी वो भी अब दिखाई देना बंद हो जाती है। यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी अब दिखाई देना बंद हो जाता है। ये सारे के सारे चेंजेस कहां पर आते हैं? प्रोफेज के अंदर। और प्रोफेज फर्स्ट जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है? माइटोसिस फर्स्ट की तरह है। क्लियर? माइटोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है बिल्कुल उसी की तरह है, सिर्फ कुछ चेंजेस हैं। यहां पर देखा लिखा है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, है ना। एस फेज के अंदर हमने कहा था सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं। अब वो प्रोफेज के अंदर आकर के अलग अलग पोल की तरफ, जैसे एक सेंट्रियोल यहां पर आ गया और दूसरा सेंट्रियोल यहां पर आ गया,
अपोजिट पोल की तरफ जाने लग जाते हैं और इन सेंट्रियोल के चारों तरफ ये इस प्रकार की किरणें बनने लगती हैं जिन्हें हम एस्ट्रल किरणें या एस्ट्रल रेज कहते हैं, और इन्हीं से आकर के स्पिंडल फाइबर आगे जाकर के बनना शुरू हो जाएंगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल वही बातें हमने की हैं जो माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर हमने की थी। अब यहां पर कुछ डिफरेंसेस हैं, देखें, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की जो माइटोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज है, मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट है, उसके अंदर फिर कुछ वेरिएशन है, उनको हमें पढ़ना है। इसकी सबसे पहली फेज होती है लैप्टोटीन, तनुपट। तनुपट के अंदर क्या होता है, अभी अभी हमने कहा था कि प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो बनने लगते हैं, है ना। क्रोमेटिन फाइबर्स का संघनन होने की वजह से, कंडेंशन होने की वजह से क्रोमोसोम बनने लगते हैं और पास पास आते हैं। यहां पर देखिए, ये क्रोमोसोम बनना शुरू हुए हैं और एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। क्लियर, वही चीज यहां पर लिखी है, देखें, कंडेंशन ऑफ क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन फाइबर्स का, क्रोमेटिन जाल का संघनन होता है, वापस में एक दूसरे से उलझकर क्रोमोसोम की शक्ल लेने लगते हैं। अब तक तो वो फाइबर्स की फॉर्म में थे, फाइबर्स की फॉर्म में मतलब ऐसे थे, इस तरह से, ये इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स पड़ा हुआ था किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर इस तरह से शक्ल ले रहा है, किसकी, क्रोमोसोम की। मगर अभी क्रोमोसोम पूरे तौर पर नहीं बने हैं, इसलिए हम, है ना, इस अवस्था के अंदर क्रोमोसोम की स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो कंडेंशन ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। क्लियर, और इस फेज के अंदर क्रोमोसोम हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे कोई बुके हो, जैसे कोई गुलदस्ता हो, इसलिए हम इसे बुके फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुके फेज। तो यहां पर बात हो गई लैप्टोटीन की। लैप्टोटीन के अंदर कोई ज्यादा विशेष बात नहीं करनी, सिर्फ हमें यह बताना है कि यहां पर क्रोमोसोम बनना शुरू होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स का संघनन या कंडेंशन होना शुरू होता है। क्लियर, आ जाइए जाइगोटीन पर, युग्म पट पर। जाइगोटीन का मतलब होता है ना, क्रोमोसोम का जोड़े बनाना, क्रोमोसोम का जोड़े बनाना। तो लैप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आने लगे और अब आकर के इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या बना लिए, जोड़े बना लिए। जितने भी समजात गुणसूत्र थे, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम थे, हमने कहा ना कि 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 22 जोड़े गुणसूत्र क्या है, वो समजात गुणसूत्र हैं। ये आपस में एक दूसरे के पास पास आकर के अपने अपने जो भी समजात गुणसूत्र है, अपना जो जोड़ा है, अपना जो पार्टनर है, उसके साथ आकर के व्यवस्थित या अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और जोड़े बनाने लगते हैं। यहां पर ये देखें, ये जोड़ा बन गया, तो लिखा है पेयर फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं, है ना, वो आपस में आकर के जुड़ना शुरू हो जाते हैं, पेयर बनाने लगते हैं, जोड़े बनाने लगते हैं। इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आकर के जोड़े बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जोड़े। और इन दोनों जोड़ों के बीच में जो आपको गैप नजर आ रहा है, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में आपको जो गैप नजर आ रहा है, इस गैप को हम सिनेप्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। और इस सिनेप्सिस के बीच में, इस सिनेप्सिस के बीच में कुछ प्रोटीन और लिपिड्स पाए जाते हैं जो इन दोनों क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर, इसे ही इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में कौन हो गए, समजात गुणसूत्र हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो सिनेप्सिस है, इस सिनेप्सिस में जो प्रोटीन और लिपिड्स भरा हुआ है, उन सब को एक साथ मिला करके जो कॉम्प्लेक्स बना, उसी कॉम्प्लेक्स को हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो वो कहां पर बनता है, जाइगोटीन में बनता है। क्लियर है बात। तो वहीं पर बात लिखी है कि पेयर फॉर्मेशन होने लगती है, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाने लगते हैं, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, और सिनेप्सिस की वजह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्लियर है बात। आगे देखिए, अब यहां पर देखिए एक वर्ड हमने लिखा है टेट्राड। यहां पर देखें, आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है चार। टेट्राड का मतलब क्या होता है, चार। आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, ये बात आपको याद है। जैसे ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, तो इसकी एक ये क्रोमेटिड और दूसरी ये क्रोमेटिड। क्लियर, दूसरा ये क्रोमोसोम, इसकी ये क्रोमेटिड और दूसरी ये क्रोमेटिड। क्लियर। तो यहां पर देखिए, 2 क्रोमोसोम जब पास पास में आ गए और उन्होंने जोड़ा बना लिया, तो उन दोनों क्रोमोसोम की 4 क्रोमेटिड्स हमें स्पेशली तौर पर दिखाई देती है। देखें, 4 क्रोमेटिड्स, 2 इधर 2 इधर, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। इसी को हम कहते हैं टेट्राड कंडीशन।
यानी 4 क्रोमेटिड्स हमें क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाती है। यहां पर तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दिया, क्लियर, लेकिन यहां पर हमें क्लियरली दिखाई देना शुरू होती है कि ये 4 क्रोमेटिड्स है। इसका मतलब 2 क्रोमोसोम पास पास में आ चुके हैं और उन्होंने क्या बना लिया है, जोड़ा बना लिया है। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट, उसके बाद में आ जाए पैकिटीन पर, तीसरी अवस्था है ना, सेल आगे बढ़ रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, आगे बढ़ रही है। और ये सारे के सारे चेंजेस दोस्तों कहां पर हो रहे हैं, क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस डिसअपियर भले ही हो चुका है ना, क्योंकि केंद्रक झिल्ली डिसअपियर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मगर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, केंद्रक द्रव्य जो है, डीएनए जो है, क्रोमोसोम जो है, वो अभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे हैं। न्यूक्लियोलस भले ही गायब हो चुका है। क्लियर है बात? तो ये सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं। पैकिटीन में देखें क्या होता है। अब ये जो 2 क्रोमोसोम के जोड़े बने हैं, 2 क्रोमोसोम पास पास आकर के जिन्होंने जोड़ा बनाया है, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे 2 बिछड़े हुए यार जब आते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे के पास आते हैं, पास आकर के वो जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाते हैं और साथ ही साथ उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। वो एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं, है ना, इसे हम अट्रैक्शन कहते हैं। तो यहां पर देखें कि ये 2 क्रोमोसोम जो है वो समजात हैं। ये इसको इसकी जरूरत है, इस लाल वाले को इस ग्रीन वाले की जरूरत है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे कोई गले मिल रहा हो, है ना। तो बछड़ा यार जो बरसों बाद एक दूसरे से मिला है, वो पास आए, जोड़ा बनाया, और जोड़ा बना करके वो एक दूसरे से क्या कर गए, इतना अट्रैक्शन हुआ कि एक दूसरे से गले मिल गए। तो वही यहां पर हो रहा है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम ओवरलैप्ड कर जाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, जैसे कोई गले मिल रहा हो। क्लियर? तो यहां पर देखिए, ये क्रोमोसोम, लाल वाला क्रोमोसोम और ये हर ग्रीन क्रोमोसोम, इन दोनों क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स देखें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, और इसी कंडीशन को हम क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। अभी मैंने कहा था ना कि जैसे ये एक क्रोमेटिड, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस लाल वाले की क्रोमेटिड है, लाल वाला कलर मैं लाल में ले लेता हूं, देखिए ये लाल वाली और ये ग्रीन वाली। क्लियर? अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। अब तक तो एक दूसरे के पास आए, पास आकर के जोड़ा बनाया, और जोड़ा बना करके अब क्या कर गए, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जीन विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर जिस एंजाइम की मदद से होता है उसे हम रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। बात समझ में आ गई आपको? और इस क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, एक्सचेंज देयर पार्ट्स, ये अपने पार्ट्स को, अपने जीन्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना, गले मिले, और गले मिल करके, है ना, कुछ चीजें जो अपने पास थी वो दूसरे को दे दी, और दूसरे के पास जो चीजें थी वो क्या कर ली, खुद कर ली। यही क्रॉसिंग ओवर का सबसे मेन फंडा है, और यही मेयोसिस का, अर्धसूत्री विभाजन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से चीजों का आदान प्रदान हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम के बीच में बहुत सारी चीजों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, है ना। अभी हमने कहा था ना कि इन दोनों के पास जीन है, तो इसके जीन चले गए इसके पास, इसके जीन चले गए इसके पास, है ना। 2 बिछड़े यार मिले, अट्रैक्शन हुआ, गले मिले, जोड़ा बनाया, और चीजों का क्या कर दिया, आदान प्रदान कर दिया, इंफॉर्मेशन को शेयर कर लिया, उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास रख ली, अपनी इंफॉर्मेशन उसको दे दी। क्लियर बात? चले आगे बढ़े। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, एक्सचेंज देयर पार्ट्स, है ना, जीन को एक दूसरे से अदला बदली करने के लिए क्रॉसिंग ओवर करवाया जाता है, जो किसका फीचर है, मियोसिस का। और याद रखिएगा, 1 नंबर के सवाल में कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस की कौन सी फेज में देखा जाता है, तो हम कहेंगे पैकिटीन के अंदर। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए, गौर करिएगा, फिर आती है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन के अंदर देखें, अब आपको क्रोमोसोम कुछ अलग नजर आ रहे हैं। क्रोमोसोम आपको क्या नजर आ रहे हैं, अलग। देखें, ये लाल वाला जो क्रोमोसोम था, इसने अपना पार्ट देखें ग्रीन वाले को दे दिया, दिख रहा है आपको, ये देखें ऊपर डंडी आपको लाल दिख रही है क्रोमोसोम ग्रीन वाला, मगर डंडी आपको क्या दिख रही है, लाल। यहां पर देखें, ये लाल वाला क्रोमोसोम है, इसने
कुछ मटेरियल इस ग्रीन वाले से हासिल कर लिया, इसलिए इसके ऊपर देखें ये ग्रीन कलर आ गया। यहां पर भी वही कंडीशन हो रही है, लाल वाले ने ग्रीन वाला ले लिया और ग्रीन वाले ने क्या ले लिया, लाल कलर ले लिया, है ना। यानी इन्होंने मटेरियल्स को क्या कर दिया है, अदला बदली कर लिया है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर लिया है। क्लियर। तो डिप्लोटीन में अंदर क्या होता है, देखें डिप्लोटीन में अब ये होगा कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, यहां पर हमने कहा था ना कि सिनेप्सिस बना और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर हो गया और क्रॉसिंग ओवर ही मियोसिस का असल मुद्दा है। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही ये सारी की सारी कहानी चली है। क्रॉसिंग ओवर खत्म होते ही कहानी खत्म हो गई। अब क्या होगा, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ये वापस डिसॉल्व हो जाएगा, यानी ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्लियर। तो यहां पर देखें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व यानी खत्म हो जाएगा एंड बोथ क्रोमोसोम स्टार्ट रिट्रैक्शन, एक दूसरे को वापस प्रतिकर्षित करने लगेंगे। जो आकर्षण हुआ था अब ये प्रतिकर्षण में बदल जाएगा, है ना। यानी दो दोस्त आपस में मिल लिए, गले मिल गए, अब जिंदगी भर तो गले नहीं मिलेंगे, अब ये एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। वही कहानी यहां पर हो रही है। अब डिप्लोटीन में आकर के सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के खत्म होने की वजह से दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे, है ना। और इन दोनों के प्रतिकर्षण की वजह से जब क्रोमोसोम एक दूसरे से लिपट गए थे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रही थी। अब जब ये दोनों अलग होंगे तो अलग होते समय यहां पर क्रोमोसोम के मिलने से एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। इसी को हम क्या कहेंगे, कियाज्मेटा। ये देखें आप इस चीज को नोटिस करें, इस चीज को यहां से लेकर के यहां तक, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कियाज्मेटा बोलते हैं। अब कहेंगे सर आपको ये तो यहां भी नजर आ रही है, ये यहां भी नजर आ रही है। ये हमने समझने के लिए बहुत इजी वे के अंदर बनाया है, बल्कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, इतनी इजीली हमें महसूस नहीं होती, है ना। तो असल एक्स लाइक स्ट्रक्चर कब नजर आती है, जब ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्लियर। इसको आप ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे समझिए कि जब दो बंदे पास पास में आना शुरू होते हैं तो हमें उन दोनों की शक्लें क्लियर नजर आती हैं कि भाई एक फला है और एक फला है। क्लियर। और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तब हमें इनकी क्लियर इमेज नजर नहीं आती, एक की नजर आएगी दूसरे की नजर नहीं आएगी। आप फोटो खींचेंगे तो एक की पीठ नजर आएगी दूसरे का चेहरा नजर आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जब ये दोनों वापस एक दूसरे से अलग होने लगेंगे तब आप इनका जब फोटो क्लिक करेंगे तो आपको इनकी वापस क्लियर इमेज नजर आने लगेगी और आप पहचान लेंगे कि ये दोनों बंदे कौन हैं। क्लियर है बात, वही चीज यहां पर है। तो ये जब दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को वापस एक दूसरे के दूर जाने लगते हैं तो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कियाज्मेटा बोलते हैं। ये कियाज्मेटा। क्लियर है बात। और उसके बाद में लास्ट डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर ये कियाज्मेटा भी खत्म हो गया और ये दोनों क्रोमोसोम देखें अब यहां पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो गई, कियाज्मेटा खत्म हो गया और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। यहां पर आकर के आपका प्रोफेज फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर। ये इतनी कहानी थी। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद में आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, वही बातें हैं जो हमने कहां पर की थी, माइटोसिस में की थी। माइटोसिस में हमने क्या कहा था कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। क्लियर। वही चीज यहां पर देखें, ये मेटाफेज प्लेट बन गई। ये दोनों क्रोमोसोम है, देखें वही मैंने वहां पर बनाए हैं। आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहां पर बना दी मैंने सेल के अंदर। क्लियर। और ये मेटाफेज प्लेट बन गई और ये जो क्रोमोसेंट्रियोल थे जो इस प्रोफेज के अंदर ही अपोजिट पोल की तरफ चले गए थे, उन्होंने ये बना दिया आपके क्या, स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स ने देखें क्रोमोसोम को पकड़ लिया है ना। यहां के स्पिंडल फाइबर ने इस ग्रीन वाले को, यहां के स्पिंडल फाइबर ने इस रेड वाले को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब ये मेटाफेज के अंदर इसको क्या करेंगे, खींचने का काम करेंगे। मेटाफेज के बाद में एनाफेज आएगी तो ये स्पिंडल फाइबर्स इन ग्रीन वालों को इधर खींच लेंगे और ये स्पिंडल फाइबर इन लाल वालों को उधर खींच लेंगे। क्लियर। एनाफेज के बाद में टीलोफेज। टीलोफेज में हमने माइटोसिस में भी बात की थी कि टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि यहां पर जो केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी डिसअपियर हुआ था वो सारा का सारा यहां पर वापस बनने लगता है। यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बनने लगते हैं, ये देखें। और इन दोनों न्यूक्लियस में अलग अलग क्रोमोसोम है, एक में लाल वाला और एक में ग्रीन वाला। यहां पर समझिएगा, ये देखें मियोसिस फर्स्ट चल रहा है अभी और क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, आधे आधे हो गए। आधे क्रोमोसोम इधर आ गए और आधे क्रोमोसोम इधर आ गए। बात समझ में आ गई। यहां पर हमने लिखा था, देखें क्रोमोसोम नंबर हाफ।
तो यहां पर देखिए अब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, आधे उधर चले गए और आधे इधर आ गए। अब आगे क्या होगा, ये आपका यहां पर आकर के, है ना, क्या हो गया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ये क्या हो गया, कंप्लीट, है ना। यानी यहां तक आते आते केंद्रक का डिवीजन हो गया। देखें, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। क्लियर। अब उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, वही प्रोसेस, है ना। इस सेल के चारों तरफ एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है और इसके सेंटर के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से खांच या रिंग बनती है। ये सारी की सारी इस सेल को सिकोड़ती हैं और सिकोड़ने की वजह से अल्टीमेटली इसका जितना भी साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और फाइनली ये कितनी सेल बन जाती है, 2 सेल बन जाती है, एक सेल ये, एक सेल ये। और इन दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या अपनी पेरेंट सेल से कितनी है, आधी है। यहां पर देखें, ये पेरेंट सेल थी जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, मगर यहां पर 46 नहीं होकर के कितने होंगे, 23। क्लियर बात। यानी ये डिप्लॉयड थी तो ये क्या हो गई, हैप्लॉयड। ये द्विगुणित थी तो ये क्या हो गई, अगुणित हो गई। क्लियर बात। यहां पर आकर के हमारा मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद में मियोसिस सेकंड जो है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा है। देखें, यहां पर एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल। तो हम कहेंगे कि जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल बनते हैं। क्लियर। अब इन दोनों सेल के अंदर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। इसके अंदर भी मियोसिस सेकंड और इसके अंदर भी मियोसिस सेकंड, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की एक अवस्था है, इसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। और इस अवस्था के अंदर सेल अपने आप को मियोसिस सेकंड के लिए क्या करती है, तैयार करती है। जैसे मियोसिस के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी इंटरफेज के अंदर, उसी प्रकार से यहां पर भी सेल अपने आप को क्या करती है, क्योंकि एक बंटवारा हो गया, अब फिर दूसरे बंटवारे के लिए सामान की जरूरत पड़ेगी तो सेल उसको क्या करेगी, अवेलेबल करवाएगी। क्लियर। और वो सामान अवेलेबल होने के बाद ये सेल भी मियोसिस करेगी और ये सेल भी क्या करेगी, मियोसिस, लेकिन नाम क्या होगा, मियोसिस सेकंड। क्लियर। वही चारों अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। क्लियर बात। तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, टेलोफेज, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो जब ये सेल मियोसिस सेकंड करेगी तो मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद ये भी 2 सेल बनाएगी और ये सेल जब मियोसिस सेकंड करेगी तो ये भी अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके कितनी सेल बनाएगी, 2 सेल। यानी जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो टोटल कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। कितनी सेल बनेंगी, 4। याद रखिएगा, माइटोसिस जब कंप्लीट होता है तो 2 सेल बनती हैं और मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो टोटल कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि माइटोसिस जब कंप्लीट होता है तो जो बनने वाली सेल हैं वो अपनी मदर सेल के जैसी ही होंगी। यानी मदर सेल अगर डिप्लॉयड या द्विगुणित है तो बनने वाली सेल भी डिप्लॉयड या द्विगुणित ही होंगी। लेकिन मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन जब कंप्लीट होता है तो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल जो है अपनी मदर सेल के जैसी नहीं होंगी। मदर सेल अगर डिप्लॉयड है तो ये क्या होंगी, हैप्लॉयड होंगी। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों सेल में से हम किसी एक सेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये सेल जो है वो मियोसिस सेकंड कर रही है, तो मियोसिस सेकंड कर रही है तो वही प्रोफेज सेकंड, है ना, स्टार्ट होगा। प्रोफेज के अंदर क्या है, वही बातें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। अभी इसके अंदर न्यूक्लियस नजर आ रहा है आपको, हम बना देते हैं न्यूक्लियस। ये देखें, ये न्यूक्लियस है इसका और ये इसका न्यूक्लियस है। क्लियर न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अब प्रोफेज में जैसे ये जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपीयर होने के साथ न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। और डिसअपीयर होने के बाद क्रोमोसोम का संघनन होगा। क्रोमोसोम जो है दिखाई देना दिखाई कम देंगे। फिर उसके बाद में मेटाफेज, क्रोमोसोम जितने भी है वो सारे के सारे सेंटर में आकर के मेटाफेज प्लेट बनाएंगे और क्रोमोसोम के जो ये फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रियोल ने बनाए हैं, ये इनको क्या करेंगे, खींचने का काम करेंगे। और फाइनली ये क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। इनका डीएनए 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहां पर आकर के, एनाफेज के अंदर। और एनाफेज के बाद में जब टीलोफेज आएगी तो टीलोफेज के बाद, टीलोफेज आने में जो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाएगी और 2 न्यूक्लियस यहां पर सेपरेटली वापस हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये 2 न्यूक्लियस। क्लियर। और ये 2 न्यूक्लियस होते ही ये सेल साइटोकाइनेसिस करेगी और साइटोकाइनेसिस करते ही कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल। तो 2 सेल तो यहां से बन गई और 2 सेल ये बनाएगी। क्लियर। तो टोटल कितनी सेल बन गई, 4 सेल। और ये चारों की चारों सेल क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी।
क्या होंगे दोस्तों? हैप्लॉइड होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये मियोसिस का टॉपिक, अर्धसूत्री विभाजन का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो स्पेशल बातें हैं ये आपको याद रखनी है, बाकी ये सारी की सारी चीजें तो माइटोसिस के जैसी ही हैं, समसूत्री विभाजन के जैसी ही हैं, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक यहां पर आकर के खत्म हो गया। हमने सेल डिवीजन और सेल साइकिल को भी क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। क्लियर? उम्मीद है आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप तक ये वीडियो पहुंचाते रहें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत जल्द हम इसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए।